नाउ विल मूव ऑन टू डूइंग वन क्वेश्चन जो कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एंड ही मार्क कर देगा। सर इसके एमसीक्यूज में ज्यादा सवाल आते हैं क्या? नहीं, बस लिमिटेड ही एक आध। एमसीक्यूज में भी? जी बिल्कुल। अच्छा। सो हियर इज अ क्वेश्चन। अच्छा, ये एएस का क्वेश्चन नहीं मैंने निकाला, ये मैंने निकाला है ओ लेवल का क्वेश्चन। सी द कोड नंबर 7707। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेक्चर के स्टार्ट में कि ये इसका जो सवाल पूछने का पैटर्न है, क्योंकि टॉपिक इतना ही है, लिमिटेड टॉपिक है, इसका पैटर्न ओ लेवल्स वाला ही एएस के अंदर फॉलो होता है। जो रिसेंट क्वेश्चन फिर तो आया आप था नए वो भी वाला क्यों सेम। नहीं करा रहे जो है? वो मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगा, ठीक है। तो दैट इज वाई वाला नहीं करा रहे, लेकिन सेम सेम यही तरीका है, जो जिस तरीके का ये सवाल है सेम तरीके का वो सवाल है, कोई खास डिफरेंस नहीं है दोनों के। तो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या कहता है भाई? MG has been in business for a number of years, armature manufacturer. On 31st August 2022, the bank columns of his cash book showed the business had $25,600 in the bank account. Cash book का बैलेंस क्या आ गया भाई? $25,600. The bank statement on this date showed a credit balance of 24815. बैंक स्टेटमेंट ने कितना बैलेंस शो किया? 24815 का शो किया। और क्रेडिट बैलेंस क्यों? क्योंकि अगर आपकी कैश बुक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, यानी आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो बैलेंस होगा वो ऑब्वियसली किस तरफ होगा? क्रेडिट पे होगा, क्योंकि जो पैसा आपके लिए एसेट है, बैंक वाले उसको अपने पास बैंक स्टेटमेंट में एज अ लाइबिलिटी ट्रीट कर रहे हैं। तो आप देख ले दोनों अमाउंट्स के अंदर डिफरेंस आ गया। 25,600 आपकी कैश बुक में आ रही है, जबकि बैंक वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपके अकाउंट में एक्चुअल जो अभी हमारे पास पड़ा हुआ है दैट इज ओनली 24815। फिर आपके पास अब आगे रीजंस गिवन है। पहले उसने बताया डिफरेंस कहाँ आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस कितना है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, और फिर उसने बताया कि भाई ये जो आपके पास अब डिफरेंस क्यों आ रहा है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर, अब ये जरा पढ़िएगा, वर्डिंग के ऊपर बड़ा गौर करना है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर इंक्लूडेड ओनली इन द कैश बुक। कुछ ट्रांजेक्शंस कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किधर आई है? कैश बुक के अंदर आई है। अच्छा, सिर्फ कैश बुक के अंदर आने का क्या मतलब है? वर ओनली इन द कैश बुक से क्या मतलब है भाई? कि ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं आई, सिंपल ये मतलब है। अब क्या कहता है? चेक पेड टू GW। अच्छा, सिर्फ दो ही तरीके की ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कि सिर्फ कैश बुक के अंदर होंगी और बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं आ सकती। या तो अनप्रेजेंटेड चेक होगा या अनक्रेडिटेड डिपॉजिट होगा। तो अब देख लेते हैं कौन सी वाली क्या है। चेक पेड टू जेडब्ल्यू कह रहा है ये एक आपने चेक पे किया था जेडब्ल्यू नामी इंसान को, ये सिर्फ आपकी कैश बुक के अंदर है। और एक चेक आपने रिसीव किया था TH से, ये भी सिर्फ आपकी कैश बुक के अंदर है। तो कॉमन सेंस की बात है, अनप्रेजेंटेड चेक कब होगा भाई? अनप्रेजेंटेड चेक हो ही तब सकता है जब तुमने कोई चेक दिया हो। तो यानी कि ये जो 680 हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अनप्रेजेंटेड चेक को। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट कब होगा? जब तुम्हें कोई चेक मिला हो और तुमने उसको डिपॉजिट कराया हो, और इससे पहले कि वो क्लियर हो तुम्हारे पास बैंक स्टेटमेंट आ गई। तो सेकंड जो चेक रिसीव है ये क्या हो गया? ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट हो गया। सिर्फ अंग्रेजी का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, तो आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई कौन सा अनप्रेजेंटेड चेक है और कौन सा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। वंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे क्या कहता है? In addition, an error had been identified. A standing order for rates, क्या कहता है? एक स्टैंडिंग ऑर्डर है रेट्स कितने का? 205 का, had incorrectly been recorded in the cash book as 255। कह रहा है आपने एक स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन वो 205 का था, आपने 255 का रिकॉर्ड कर लिया, यानी आपने $50 से क्रेडिट को ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इस एरर को ठीक करने के लिए मैं $50 से कैश बुक को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात मुझे फिर पता थी कि रेट्स कुछ स्टैंडिंग भी ऑर्डर क्या रैंडम होता है? है, क्रेडिट होता है, क्योंकि क्या क्या कह रहे हो? रेट्स क्या है, कुछ भी रैंडम है? हाँ, रेट्स मतलब आपने कोई एक पेमेंट करी है, सिंपल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड स्टैंडिंग ऑर्डर था। स्टैंडिंग ऑर्डर से आपने किसी भी चीज की फॉर रेट्स हाँ। पेमेंट करी है, तो इसका मतलब क्या है कि पैसा गया है। गया 205 है, आपने 255 रिकॉर्ड कर लिया, यानी आपने $50 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया ऑन द क्रेडिट साइड। तो अब मैं इसको, इस एरर को खत्म करने के लिए $50 की एक एंट्री बना दूंगा ऑन द डेबिट साइड, ताकि ये जो मैंने $50 से कैश बुक को फजूल में ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है ये ठीक हो जाए। फिर आगे कहता है द हाँ। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर इंक्लूडेड ओनली इन द बैंक स्टेटमेंट। ओनली इन द बैंक स्टेटमेंट का क्या मतलब है भाई? दे आर एरर नॉट येट रिकॉर्डेड, क्योंकि बैंक वालों ने तो बैंक स्टेटमेंट में फॉलो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कैश बुक के अंदर हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब बैंक स्टेटमेंट आएगी। तो उसमें एक डिसऑनर चेक है। हमें पता है, अब तो ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। हमें पता है सिर्फ दो ही चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अपडेटेड कैश बुक डेबिट हो सकती है, या तो वो क्रेडिट ट्रांसफर होगा या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अनप्रेजेंटेड चेक हमारी अपडेटेड कैश बुक को क्रेडिट करेगा। इंश्योरेंस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट, ये भी क्रेडिट करेगा। आपका बैंक चार्जेस ये भी क्रेडिट करेगा। तो अब सवाल ये उठता है, सवाल क्या पूछा इसने? अपडेट द कैश बुक ऑफ MG, ब्रिंग डाउन द बैलेंस अपडेटेड ऑन 1 सितंबर 2022। 2022 का कह रहा है कि भाई बैलेंस क्या कर दो? अपडेट कर दो। तो कर देते हैं।
सवाल ये उठता है बैलेंस बीडी क्या आएगा, बैलेंस बीडी ले लूं फिर 24815? नहीं ले सकता, क्यों भाई, वो तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है। हमें कैश बुक का पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, जो उसने काफी क्लियरली बताया हुआ है कितना है, 25,600 है। और क्योंकि उसने कहा हुआ है कि यहाँ पे अब डेबिट पे आया क्रेडिट पे आया, तो उसने कहा हुआ है ये द बैंक कॉलम ऑफ हिज कैश बुक शोड द बिजनेस हैड 25,600। तो हैड का मतलब ये थोड़ी होगा कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली सी बात है, हैड का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव है। तो ये बैलेंस बीडी आपका किस तरफ आएगा, ये बैलेंस बीडी आपका डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी 25,600। और ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है, ये किस डेट को बन रही है, ये महीने के आखिरी तारीख को बन रही है, 31st, ये अगस्त, 31st अगस्त। ठीक हो गया जी। 25,600 जो कैश बुक का पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस था, वही हमने अपडेटेड कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस लिया। क्या अनप्रेसिडेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का कोई काम है अपडेटेड कैश बुक के अंदर, बताइए। क्या अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का कोई काम है कैश बुक के अंदर? नहीं। कोई काम नहीं है भाई, क्यों कोई काम नहीं है? बिकॉज दीज आर द ट्रांजेक्शंस विच वर ओनली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दे हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। और गलत रिकॉर्ड करी मैं, इनको रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए नहीं था, लेकिन ये रिकॉर्ड आपने करी भी है। तो खैर इनका कोई काम अपडेटेड कैश बुक के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सिर्फ जो एरर नॉट येट रिकॉर्डेड है, या ये जो एक स्टैंडिंग ऑर्डर वाला एरर हुआ है, सिर्फ ये अपडेटेड कैश बुक का पार्ट बनेंगे। तो पहला जो एरर उसने दिया था उसमें क्या लिखा हुआ था, स्टैंडिंग ऑर्डर जो 205 का आपने 255 से क्रेडिट कर लिया, जो कि गलत है। तो अब इसके एरर के इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए आप $50 से क्या करोगे, स्टैंडिंग ऑर्डर ही यहाँ पे लिखूंगा, और स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से $50 क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि फजूल में 255 से क्रेडिट किया था, एक्चुअल अमाउंट 205 थी। तो यहाँ पे मैंने सर लिख दिया जब नया स्टैंडिंग ईयर ऑर्डर। होता है तो नए 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 लेजर इस्तेमाल करते हैं। नया क्या कह रहे हो? जब नया साल शुरू होता है तो नया लेजर इस्तेमाल करते हैं, सेम होता है, मतलब नया अकाउंट नया लेजर लेजर या से, फिर या नहीं, अब वो डिपेंड करता है बैलेंसेस कौन सा, लेजर तो सेम ही होता है, डेट चेंज हो जाती है। ये- लेजर लेजर नॉर्मली आपका सेम ही रहता है। लेजर टू बी ऑनेस्ट, अगर आप जो पेपर वाले लेजर की बात करो, तो वो तो डिपेंड ये भी करता है कि वो उसमें पेजेस बाकी है नहीं बाकी, अगर तो पेपर वाला यूज कर रहे हो। और अगर आप अब जैसे सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल होता है, तो वो तो खुद ही चेंज हो जाता है, उसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही ईयर बदलेगा। आपके अकाउंटिंग ये चेंज होने के साथ ही आपका लेजर भी बदल देगा वो। सर मतलब ये वाला कैशबुक अकाउंट पिछले कैशबुक अकाउंट से रिलेटेड है ना? कौन सा वाला कैश बुक अकाउंट, ये वाला? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसका ओपनिंग बैलेंस देख लो ना भाई, ओपनिंग बैलेंस आप वही तो ले रहे हो, जो पिछला आपका जो कैश बुक अकाउंट बना था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था, वही इसका ओपनिंग बैलेंस है, ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड है। आप उसी बैलेंस को तो देखना चाह रहे हो कि वो बैलेंस यार गलत था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये स्टैंडिंग ऑर्डर वाली अमाउंट गलत थी। ये हाँ 3 अमाउंट्स ऐसी हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो अब मैं इन सबको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। है। तो ये 31st अगस्त, 31st अगस्त, 31st अगस्त, ये तीनों एंट्रीज जो है इधर जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास डिसऑनर चेक का आ जाएगा कितना, 420। किसी को इस बारे में तो शक नहीं है ना कि सर आप क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, डिसऑनर चेक भी क्रेडिट होगा पैसा, क्योंकि देखो जो आया हुआ, जो देखो डिसऑनर चेक के अंदर तो केस ये था कि मैंने बैंक को डेबिट गलत कर दिया था, और पैसा वो आया नहीं, तो अब उसको खत्म करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को ऑफसेट करने के लिए मैं उसको क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ। डायरेक्ट डेबिट, जाहिर सी बात है पैसा गया है। देन डायरेक्ट डेबिट के बाद आपके पास बैंक चार्जेस है, उसमें पैसा गया है। अब इसको जरा मैं अगर एडजस्ट करूं, तो फिर क्लोजिंग बीडीसीडी निकालूं, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड हैवियर आ रहा है, तो 25,600 प्लस 50, दैट विल बिकम 25,650। वही सेम तरीका बीडीसीडी निकालने का, 25,650 बैलेंस शीट क्रेडिट साइड पे आएगा, बिकॉज दैट्स द लोअर साइड। 31 अगस्त को बैलेंस शीट निकलूंगा, बैलेंस शीट इज कमिंग अप टू बी एज 25,650 में से तीनों अमाउंट्स माइनस करो, बताओ क्या आ रहा 25,045। है। 25,045, और इधर भी फिर 25,045 निकल के अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस शीट डीबीटी मैंने निकाल लिया। सर आपको तीन अपडेटेड क्या, ट्रांजैक्शंस ऐसे की गई, ये एस लेवल में भी हो सकता क्या बेटा? है। आपको तीन ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जो बैंक स्टेटमेंट में हो चुकी हैं, इधर नहीं हुई हैं, ऐसा एस लेवल में हो सकता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो क्यों नहीं हो सकता है यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम ये मत समझो कि कोई सर तुम्हें जो है वो डिफरेंट सवाल, एग्जैक्ट यही सवाल आएगा तुम्हें। अभी वो दो सवाल होमवर्क में दूंगा ना, देख लेना, सेम तरीके से सवाल है, बस यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के साथ ये कह लो लिखा हुआ है, वहां पे थोड़ा वर्डिंग बढ़ा के लिखा हुआ होगा, तो खैर उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम तरीके का सवाल ही होगा। तीन क्या चार हो सकती है, तीन भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन सवाल क्या कह रहा है। इसी के अंदर अगर वो दो बातें नीचे और कह देता तो उन दो को भी एडजस्ट करा लेते। तो ये आपकी बन गई भाई क्या, ये आपकी बन गई अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक के बाद आपके पास आ जाएगा क्या, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगी, वी विल स्टार्ट ऑफ विद द बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक जो कि कितना है, 25,045, 25,045। देन हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक क्या हो जाते थे, अनप्रेजेंटेड चेक, क्योंकि भाई अभी तक कटा ही नहीं है पैसा, जब कटा ही नहीं है पैसा तो उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। कितने के थे अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए थे, जो हमने जेडब्ल्यू को पे किया था लेकिन अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया, यानी कि अभी तक कटा नहीं है पैसा, विच रिप्रेजेंट्स कि अनप्रेजेंटेड चेक है 680 का। 680 यहाँ ऐड हो जाएगा। लेस अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट भी आइडेंटिफाई कर लिया था। टीएच से जो हमें चेक मिला था, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी तक कैश बुक के अंदर रिकॉर्डेड है, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट, विच रिप्रेजेंट्स कि अभी तक बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं गया, बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं रिकॉर्ड हुआ, यानी कि अभी तक ये क्लियर नहीं नहीं हुआ है, तो उसको मैंने फजूल में अभी अपने कैश बुक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, मैं वहां से उसको निकाल दूंगा। तो 910 यहाँ से क्या हो जाएगा, 910 यहाँ से माइनस हो जाएगा, एंड आई एंड अप गेटिंग द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बताइए क्या आ रहा है 8 सब्ट्रैक्ट करा के। सर माइनस वाली वैल्यू क्या है? ये है 910 है ना, 910। 24,815। 910 क्या आ रहा है, 24,815। 24,815। तो फिर ये तुम लोगों ने गलत करवा दिया मुझे, निहाल ने। दोबारा से करो ये, नहीं ये सही है। चेक करो दोबारा से। मान ही नहीं सकता मैं ऐसे। तो ये सही है, तो फिर ये अमाउंट दोबारा से चेक करो। ये तो पहला वाला तो सही। ठीक है, तो फिर बताओ क्या आ रहा है, 24,815 यही आ रहा है। 24,815, हाँ। सही है, तो ठीक है ना, सही सही, मैं 850 समझा। ठीक है बिल्कुल, तो 24,815 ये क्या है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, और मैं 850 सुन रहा था। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 24,815 हमारे पास निकल के आ गया। अब ऊपर देखते हैं उसने जो बैंक बैलेंस दिया था वो कितने का दिया था, द सर बैंक मतलब स्टेटमेंट। हम्म। एरर्स जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड है वो सिर्फ रिकंसिलिएशन में जाते हैं, और जो बिल्कुल बिल्कुल incorrect है बिल्कुल वो कैश बिल्कुल, बुक। वो अपडेट बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये देख लें, जब मैंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई तो मेरे पास जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नीचे निकल के आया 24,815, ऊपर भी उसने यही बैलेंस दिया हुआ था, जिसका मतलब ये है कि मेरी अपडेटेड कैश बुक भी ठीक बनी है और मेरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बिल्कुल ओके बनी है, यानी कि जो डिफरेंस था वो इन शॉर्ट खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये था आपका इसका, और यही सवाल, इसके यही दो पार्ट आते हैं, कोई तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो होगा थ्योरी होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, काम करने के लिए जो आता है वो यही आता है। तो अब थ्योरी के अंदर इसके क्या सवाल आते हैं वो भी देख लेते हैं। स्टेट टू रीजंस व्हाई बिजनेस वुड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिजनेस क्यों बनाएगा, टू चेक फॉर एरर्स। ठीक है, एक तो रीजन क्या होगा, एरर्स को चेक करने का रीजन एक हो जाएगा, और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई अरिथमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़ेगी। टू चेक फॉर एरर्स और फ्रॉड्स, फ्रॉड्स भी लिख सकते हैं, टू चेक फॉर एरर्स फ्लैश फ्रॉड्स, और हम यहाँ भी लिख सकते हैं टू इम्प्रूव मैथमेटिकल एक्यूरेसी, टू प्रूव सर मतलब एक्यूरेसी ये भी सेम है जो कंट्रोल अकाउंट है। क्या, हाँ बिल्कुल, रीजन सेम है, मोर और लेस सेम। भाई वो भी तो रिकंसिलिएशन ही था ना, और क्या थी, उसके अंदर भी तो हाँ। हम रिकंसिलिएशन ही कर रहे थे। स्टेट टू पॉसिबल रीजन व्हाई द चेक फ्रॉम आरजे वाज डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड चेक का रीजन क्या हो सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस, एक रीजन हो सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि रॉन्ग सिग्नेचर, आपका साइन ही सही नहीं था जिस बंदे ने आपको चेक दिया। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि भाई उसका अकाउंट फ्रीज हुआ हुआ हो। और एक और रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो चेक है वो 6 महीने से अगर ज्यादा पुराना हो गया है, तो वो स्टिल वो भी अनप्रेजेंट या डिसऑनर चेक में ही काउंट होगा। देन आफ्टरवर्ड इट हैज बीन आस्क्ड, सी लास्ट एक्सप्लेन द लास्ट डिफरेंस चैप्टर बिटवीन। में क्या कह रहे हो, ये लास्ट चैप्टर में लिखा है ना।
इसका लास्ट चैप्टर में लिखा नहीं, इस- लास्ट चैप्टर में आपको बताया था, क्योंकि उधर एसएलसी के अकाउंट के अंदर भी डिसऑनर चेक जाता है ना, वो आपके ट्रेड हाँ, रिसीवेबल को बढ़ाता है, तो उसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। सही है। देन पार्टी के अंदर कहते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। इन स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर instructs the bank, instructs the bank to transfer a fixed amount. हाँ सर, मैं स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए कह रहा था कि लेट फीस एग्जिस्ट क्यों करती है जब स्टैंडिंग ऑर्डर की फैसिलिटी है। कौन सी लेट फीस? लेट फीस जो भी होती है, जैसे लेट फीस होती है कौन सी होती है, हमें भी तो बताओ। सर, अच्छा, मतलब कोई भी वो लेट फीस टाइम पे भी नहीं थोड़ा दी। इलेबरेट कर भाई। इंडिविजुअल्स की बात करो, बिजनेस के लिए बात करो? इंडिविजुअल्स और बिजनेस मतलब दोनों। नहीं, इंडिविजुअल तो अभी स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बना सकता ना। इंडिविजुअल के पास ये सर्विसेज, या तो इंडिविजुअल बहुत अमीर हो, मतलब वो ऐसा अमीर हो कि मतलब उसके ही जैसे बिजनेसेस की 10-12 जो है वो जगहों पे कारोबार चलता है, तो उसके 10-12 घर हो, तो वो जो है जनाब एक एक घर का अपना स्टैंडिंग ऑर्डर बना के रखे, ऐसा कुछ हो। अब एक घर का वो बिल है, उसके लिए वो क्या स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा? और ये फैसिलिटी फ्री नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया, फैसिलिटी फ्री नहीं होती, इस फैसिलिटी के एडिशनल चार्जेस होते हैं। फ्री फैसिलिटीज जैसे हम अवेल कर रहे होते हैं एसएमएस वगैरह की, या जो नॉर्मल हमारे 3,000 रुपए के बैंक चार्जेस के अंदर इंक्लूड है, ये वो फैसिलिटी थोड़ी है, ये आपको अलग से बैंक वालों के साथ अवेल करनी पड़ेगी। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप इसकी कॉस्ट दोगे तो आप ये भी देखोगे बेनिफिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अब आपकी अगर पेमेंट ही 8-10 है महीने की, उसके लिए आप क्या स्टैंडिंग ऑर्डर बनाओगे? वो तो आप मैनुअली बैंक खोल के डायरेक्ट ऐप खोल के डायरेक्टली पे कर सकते हो। हाँ, जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो बिजनेस के लिए मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस यूज करता है, लेकिन फिर मैं समझ, बिजनेस कौन सी फीस पे करेगा? बिजनेस के कोई बच्चे थोड़ी है जिसकी वो ट्यूशन की फीस या स्कूल की फीस पे करेगा, तो इसीलिए मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाया था। अच्छा। तो बिजनेस के लिए कौन सी फीस के लिए बात कर रहे हो? हम्म सर, मतलब रेंट की फीस है कुछ। रेंट तो मैंने बताया ना, रेंट के लिए तो डू अवेल, रेंट के लिए तो दे डू अवेल स्टैंडिंग ऑर्डर, जो बिजनेस की अगर बात कर रहे हो तो। और वो सही है। फीस तो नहीं है, वो तो रेंटल है, रेंटल एक्सपेंस, उसके लिए दे डू अवेल दैट। और अच्छा। उसमें वो लेट हो भी जाए तो इतना मसला नहीं होता, बट या ऑब्वियसली जो बड़ा बिजनेस होता है वो फिर लेट नहीं करता, क्योंकि वो उसकी हर चीज ही उसकी क्रेडिबिलिटी को डिस्क्राइब कर रही होती है, तो उसके लिए दैट इज वाई ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कि भाई बिजनेसेस के अंदर जो क्रेडिबिलिटी और उनके जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी आसान हो जाए। हम्म तो स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू ट्रांसफर अ अच्छा फिक्स्ड अमजद अमाउंट टू भाई, अ ये फिक्स्ड जो अकाउंट ऑन अ फिक्स्ड डेट। जी जी। स्टैंडिंग ऑर्डर है इसकी, ये नहीं हो सकती कि एक इंडिविजुअल की है, जैसे वो किसी कोई सब्सक्रिप्शन ली हुई है उसने, तो वो पे हम्म। कर रहा है फिक्स्ड डेट और फिक्स्ड अमाउंट एक अकाउंट वो में। तो वो तो वैसी कट जाती है, वो तुम ना भी लो तो कटी जाती है। ऐसा कहाँ होता है? ये मेरे भी परसों तरसों जो है एप्पल वाले हर महीने पता नहीं वो उसका क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा स्टोरेज के पैसे काट लेते हैं। जहर लग रहा है, लेकिन अब वो ले लिया है तो वो चल ही रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या जरूरत है कि मैं स्टैंडिंग ऑर्डर लूँ? वो तो एप्पल वाले माशाल्लाह से खुद ही बड़े माहिर आदमी है, माहिर बिजनेस है, वो खुद ही काट रहा है पैसे। उसके लिए मैंने क्या वो लेनी स्टैंडिंग ऑर्डर, खुद ही कट रहा है ना वो तो नया। तो अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है स्टैंडिंग ऑर्डर की बिजनेस के लिए? रेंट की मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दी, बिकॉज रेंट की जो नेचर है वो फिक्स अमाउंट रहता है, फिक्स अकाउंट में जाना होता है, फिक्स डेट को ही आप पे करते हो। तो फॉर रेंट यू कैन टेक स्टैंडिंग ऑर्डर वाली एग्जांपल। और डायरेक्ट डेबिट की बात करो तो डायरेक्ट डेबिट के लिए यू कैन टेक इलेक्ट्रिसिटी के बिल की पेमेंट, या आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स होते हैं, क्योंकि इसमें आप बैंक को ये कह सकते हो कि भाई मेरे ये XYZ जो है वो अकाउंट नंबर्स हैं। लेट से मेरा बिजली का बिल का नंबर एक फिक्स है, लेट से मेरी फैक्ट्री का जो भी बिल आ रहा है ना, वो फिक्स एक के इलेक्ट्रिक के बिल पे आ रहा है। अब वो जो फिक्स एक के इलेक्ट्रिक के बिल पे आ रहा है, तो वो फिक्स जो एक के इलेक्ट्रिक के बिल पे आ रहा है, तो मेरा ये अकाउंट नंबर डालो के इलेक्ट्रिक के बिल का, और जो भी अमाउंट है वो आप क्या कर दो, उसके इलेक्ट्रिक के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। सर, तो तो हम स्टैंडिंग ऑर्डर मेल कर देते हैं उसको बैंक को। क्या? नहीं 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 नहीं, स्टैंडिंग ऑर्डर इज, स्टैंडिंग ऑर्डर इंस्ट्रक्ट्स, आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया है, अब बैंक खुद ही ये काम करेगा। ठीक है, बैंक इंस्ट्रक्ट आपसे क्या क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रक्ट से मुराद ये कि एक को इनको आपने राइटिंग के अंदर दे दिया, और सारी चीजें जो उनकी फॉर्मेलिटीज अगर बैंक की जो है वो पूरी कर दी, तो अब बैंक वो खुद ही करता रहेगा, अनटिल अनलेस आप उसको रुकवा नहीं देते। ओ अच्छा। ठीक है, तभी तो आपको सहूलत मिल रही है। अगर आपको हर महीने मेल ही करना पड़े तो फिर आप डायरेक्ट ही पेमेंट ना कर दो उसको, फिर मेल करने की बैंक को क्या जरूरत है? तो इट्स जस्ट हाँ वन टाइम ऑर्डर, जो कि फिर बैंक ऑटोमेटिकली अंटिल अनलेस जब तक आप मना नहीं करोगे, बैंक रिपीटेडली वो पेमेंट्स करता रहेगा। वेयर इज डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्ट्स, अगेन ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू ट्रांसफर
certain amount, transfer a certain amount to a fixed account on a fixed rate. सिर्फ जो अमाउंट है वो चेंज हो रही है, बाकी सब सेम है. तो fixed account on a fixed rate. That's how you explain direct debit. और लास्ट पार्ट के अंदर कहता है पोटेंशियल न्यू कस्टमर हैज आस्क्ड एमजी फॉर अ 5% डिस्काउंट ऑन एनी ऑर्डर्स प्लेस्ड, एडवाइज एमजी ऑन वेदर टू एक्सेप्ट और डिक्लाइन दीज टर्म्स. तो ये एक थोड़ा सा जेनेरिक सा थ्योरी सा सवाल है. आपके कॉस्टिंग के अंदर इस तरीके का सवाल आता है कि क्या किसी को डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. तो खैर जेनेरिक है, यू वी कैन स्टिल आंसर इट. अगर हम लेट्स से इसके फायदे क्या होंगे अगर हम दे देते हैं, इफ वी एक्सेप्ट द ऑर्डर देन सेल्स हमारी बढ़ जाएंगी और हमारा क्या कहते हैं शायद नया लॉन्ग टर्म कस्टमर भी बन जाए. लेकिन इसके नुकसानात क्या हैं? अदर कस्टमर्स माइट आल्सो वांट द डिस्काउंट देन. और अगर आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है आपका एक वो एक्सपेंस है, तो इट विल रिड्यूस योर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल. ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करते हुए यू विल डिसाइड आइदर टू गिव द डिस्काउंट और नॉट टू गिव अ अच्छा डिस्काउंट. इस तरीके के भाई, सवाल आपके जो है. कॉस्टिंग में जो है वो आप कैलकुलेशन हम्म. करते हो, इसमें आप कोई कैलकुलेशन नहीं करोगे कि डिस्काउंट देने से इतना नुकसान होगा या फायदा? इसमें है नहीं ना, क्योंकि इसमें जेनेरिक कह रहा है पोटेंशियल न्यू कस्टमर को ऑर्डर की प्राइस वगैरह कुछ गिवन ही नहीं है. तो मैं 5% अच्छा लगाऊं भी तो किस पे लगाऊं, ये बात है ना. सो इट्स अच्छा कंपैरेटिवली इजियर बिकॉज मैंने आपको बताया ओ लेवल्स का सवाल था. तो थ्योरेटिकल सवाल भी इसका इजी है, लेकिन ये सिमिलर सवाल मैंने आपको बता दिया कि इन रेफरेंस के आपके कॉस्टिंग के अंदर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए. सो दिस इज इट. ये आपका था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सवाल. इसमें कोई मसला फिलहाल तक? सर हम पार्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या नहीं कर रहे? हम लास्ट पार्ट क्यों नहीं कर रहे? और यार वो बेसिक आसान सा वो है, लास्ट पार्ट कर क्यों नहीं रहे, समझा तो दिया तो मैं कर लिया है. इसमें वो थोड़ी है. वो तो निहाल पूछ रहा था कि कैलकुलेशन क्यों नहीं करते, तो कैलकुलेशन इसके अंदर है ही नहीं. चार चीजें हैं रिटर्न. तो ये क्योंकि अभी बैंक रिकंसिलिएशन के सवाल का पार्ट नहीं है. अगर ये कह रहे हो लिखवा क्यों नहीं रहे, तो बैंक रिकंसिलिएशन के सवाल का पार्ट नहीं है, इसलिए नहीं लिखवा रहे. सही सर। सर हम कॉस्टिंग बिल्कुल एंड में करते हैं जब सिलेबस फिनिश होने वाला हो। हाँ कॉस्टिंग नहीं फिनिश नहीं होने वाला, वो है ही तो वो दूसरा मेजर सेक्शन ना. पार्ट है। हाँ 30 मार्क का आता है.